हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी के लिए साइंस, जो कि आज हम इस न्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 25 एमसीक्यू देखने को मिलेगा। और आप लोगों के डिमांड के ऊपर हमने इसको बाइलिंगुअल ही रखा है ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख करके क्वेश्चंस को सीख सके, समझ सके, कोई दिक्कत ना हो साइंस में। ठीक है, तो इस 25 एमसीक्यू के साथ आखिरी तक बने रहिए और अच्छे तरीके से देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सभी जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी एक्सपेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रायः तालाब और कुओं में निम्न में से किसे छोड़ने पर मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए, जिन लोगों को हिंदी समझ में आती है, हिंदी पे ज़्यादा फोकस करते हो, हिंदी वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और जिनका साइंस इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा पसंद है, समझ में आता है, तो आप इंग्लिश वाले वर्ड को प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम प्रायः तालाब और कुओं में किसे छोड़ने पर मच्छरों को नियंत्रित करते हैं, तो मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए गैम्बूसिया जो एक नामक फिश होती है, मछली होती है, इसको छोड़ा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्न में से किस वर्ण के कारण ऑक्टोपस के रंग जो कि रक्त का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है, किस कारण से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। हीमोसाइनिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि अकशेरुकी जानवरों के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जैसे मनुष्य में क्या होता है, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन एक नामक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन का वहन करता है। तो उसी तरह से अकशेरुकी जो जीव होते हैं उनमें हीमोसाइनिन होता है, हीमोसाइनिन। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि पेक्टिक अल्सर। पेक्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है। पेक्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है। तो बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, जीवाणु। जीवाणु करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। 25 एमसीक्यू है, देखने के बाद बताइएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के हैं और आप लोग को क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। जो भी आपकी राय होगी आप बताइएगा, लेकिन एंड तक देखने के बाद। ठीक है, एंड तक देखिए, अपना स्कोर बताइएगा कितना आपने 25 में से सही किया, वीडियो आपको कैसा लगा, ये सारी चीज़ें आपको एंड में बताना है वीडियो देखने के बाद। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो किसी भी तत्व का रासायनिक जो गुण होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव डालता है। देखिए, कॉपर सल्फेट जिसको हम लोग नीला तोता या फिर तूतिया के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो कॉपर सल्फेट एक प्रकार का एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है। और आपको मैंने बताया कि जब अम्लीय होगा तो हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि अनिल मतलब अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से हमने एरो के बारे में आपको बताया था कि अम्ल जो होता है वो नीले को लाल में कन्वर्ट करता है। तो कॉपर सल्फेट का जो प्रकृति हुआ एक प्रकार का एसिडिक हुआ। अब एसिडिक हुआ तो ये क्या करेगा, लिटमस पेपर पर नीले को लाल में कन्वर्ट करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, उसके बाद अगला है कि रेडियोधर्मिकता की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की जो है खोज किसने की थी। रेडियोधर्मिकता की खोज हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा की गई थी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी बिल्कुल सही आंसर है। और रेडियोधर्मिकता की इकाई क्या होता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, क्यूरी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की इकाई जो होती है वो क्यूरी होता है। और रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो विघटन के पश्चात किस में बदल जाते हैं, सीसा में। ठीक है, सीसा में। और कौन से कण को उत्सर्जित करते हैं, तो अल्फा बीटा गामा तीनों किरणों को उत्सर्जित करते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो बिहार सचिवालय का जो कोर्स है इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 199 है और ये ऑफ़र 5 अक्टूबर तक रहने वाला है। मैं आपको डेली बता रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट कल तक का मौका है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हमारी मटेरियल्स हैं वो सारी की सारी आपको इसी कोर्स में देखने को मिलेगा। और ये जो साइंस सीरीज स्टार्ट हुआ है इसका MCQ आप ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्मेट में लगा सकते हैं, और साथ ही साथ टॉपिक जो टेस्ट होगा वो भी आपको इसी कोर्स में देखने को मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्म में। तो आप जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और स्टोर सेक्शन में जा करके जो बिहार एसएससी का 3rd CGL वाला स्टडी मटेरियल है उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी प्राइस 199 है और 5 अक्टूबर के बाद इस कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी, तो हो सकता है आपको लेने में दिक्कत हो। तो जल्दी से जाइए और इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो कृत्रिम वर्षा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही। लिथियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल गठिया का उपचार के लिए किया जाता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एंटासिड होता है, तो ये तीनों सही है। लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पे कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए गलत है, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम लोग फोटोग्राफी की सामग्री में करते हैं, तो ये पॉइंट आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम फल पकाने में उपयोग किया जाता है। कृत्रिम फल पकाने में उपयोग किया जाता है कृत्रिम तरीके से फल पकाने में, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। आपको सभी लोगों को पता होगा, इसमें तो कुछ है नहीं, कैल्शियम कार्बाइड राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों के सांस की जांच करने के लिए किस फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है। किस फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण को उत्पन्न करता है और इसी कारण इसे भविष्य के ईंधन के रूप में भी इसको जाना जाता है, और यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की रोज़ाना वीडियो मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या बनता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में जो लाए जा रहे हैं प्रति अम्ल, उसका मुख्य तत्व क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम लोग एंटासिड के नाम से जानते हैं, यानी एंटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसी को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट ऑप्शन सी। अगला है कि नील हरित शैवाल या फिर हम इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं तथा माइकोप्लाज्म किस जगत के जीवों के उदाहरण है। तो 5 जगत वर्गीकरण आपने पढ़ा है, वेटेकर ने दिया था 5 जगत वर्गीकरण, उसमें से एक होता है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत ही नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और यहाँ पे माइकोप्लाज्मा रखते हैं, यानी 5 जगत में से एक है। इसमें क्या होता है, मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव और प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है। ये चीज़ ध्यान रहेगा, जीवाणु जो होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, जीवाणु इसी के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा के अंतर्गत। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से पृष्ठ तनाव से संबंधित जो कि घटनाएं कौन कौन सी है, यानी पृष्ठ तनाव से संबंधित जो घटनाएं वो आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है कि पतली सुई पानी पर तैरती है, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है कि वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तेल का पानी के तल पर फैल जाना, यानी कि जो तेल होता है वो पानी की सतह पर तैरता रहता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे, सी। 1 2 3 तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से देखिए प्रश्न ये पूछा सकता है कि पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, ये ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी ताप को बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। क्यों, तो इसका कारण होता है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, राइट। चलिए अगला सवाल है कि ऐसा प्रक्रम जिसके निकाय का दाब स्थिर रहता है, दाब स्थिर रहता है, दाब मतलब यहाँ पे समदाब, समदाबी कह सकते हैं, समदाबी प्रक्रम होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, समदाबी प्रक्रम। अगला सवाल, कालाजार के प्रसार के लिए कौन जिम्मेदार है। कालाजार के प्रसार के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, रेतीली, जिसको हम लोग सैंड फ्लाई, सैंड मक्खी के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें सीसी मक्खी से क्या होता है, निद्रा रोग, अफ्रीका में ये देखने को मिलता है। तो निद्रा रोग होता है इसी कारण, सीसी मक्खी के कारण। फाइलेरिया जो होता है वो क्यूलेक्स मच्छर के कारण फाइलेरिया होता है, और मलेरिया जो होता है वो एनाफिलीज मच्छर के कारण, ठीक है, एनाफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया। तो यहाँ पे सही आंसर हम डी को टिक करेंगे, रेतीली मक्खी यानी सैंड फ्लाई।
नेक्स्ट वन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो क्या होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है, प्रेशर इनसाइड सॉप बबल, क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, बाहर के जो वायुमंडल है उससे ज़्यादा होता है, वायुमंडलीय दाब से, बाहर के वायुमंडलीय दाब से अंदर साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है बाहर के वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। और कभी कभी पूछा जाता है कि साबुन का जो बुलबुला होता है वो रंगीन दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो व्यक्तिकरण होता है, व्यक्तिकरण, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि कवक के कारण कौन सी बीमारी होती है, यानी कि फंगस के कारण निम्नलिखित में से बताइए कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि पोलियो, हैजा, टाइफाइड ये सभी जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। पोलियो तो आपका वैसे ये होता है आपका वायरस के कारण, लेकिन हैजा और टाइफाइड ये जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। कवक की बात करें तो जैसे आपका दाद हो गया, एथलीट फुट होता है, गंजापन होता है, ये सभी कवक के कारण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला सवाल है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी परिवर्तन होता है तो उसके भार में होता है, ना कि उसके द्रव्यमान में। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इसका भार, यहाँ पे भार नहीं, भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसका भार बदल जाएगा परंतु इसका द्रव्यमान नहीं। तो राइट आंसर बी को टिक करेंगे, बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि खासरा निम्न में से किस वायरस के कारण होता है। खासरा जो है निम्न में से किस वायरस के कारण होता है। तो ये रूबेला वायरस, रूबेला वायरस, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, रूबेला वायरस। नेक्स्ट वन है कि वस्तुएं पानी पर किस सिद्धांत के आधार पर तैरती है। जो कोई वस्तु है वो पानी पर तैरती है तो इसमें किस सिद्धांत का जो कि लागू होता है, तो ये आर्किमिडीज सिद्धांत, ठीक है। आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है इस पे ये काम करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अच्छा एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जो अगर मान लीजिए कोई वस्तु है वो पानी के सतह पर तैर रहा है, तो नीचे से जो बल लगता है, नीचे से जो बल लगता है, वैसे हम जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को, कोई भारी पत्थर है तो पानी के अंदर थोड़ा उठाएंगे तो वो हल्का लगता है। हल्का लगता है क्यों, क्योंकि नीचे से भी एक फोर्स लगता है। तो इस फोर्स को किस नाम से जानते हैं, इस फोर्स को हम लोग हिंदी में उत्प्लावन बल कहते हैं और इंग्लिश में इसको अपथ्रस्ट कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ याद रहेगा क्योंकि अक्सर प्रश्न ये पूछा जाता है, राइट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से इंद्रधनुष के किस रंग की तरंगदैर्घ्य, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी कलर का, बैंगनी यानी कि वॉयलेट रंग का। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि सब तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या हुआ, तरंगदैर्घ्य का मतलब जिसको वेवलेंथ इंग्लिश में कहते हैं, ज़्यादा दूर तक जाना, ज़्यादा दूर तक लंबी दूरी तय करता है उसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ पे बैंगनी कलर जो कि सबसे कम दूरी तय करती है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसी कारण से इसको खतरे के सिग्नल के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और आपने देखा होगा। तो ये होता है, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन जिसको हिंदी में कहते हैं वो कम होता है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रहेगा, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि गति के प्रथम नियम को किस नियम से भी जाना जाता है और अन्य किस नियम से जाना जाता है। गति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, क्वेश्चंस पूछा गया ऑलरेडी बीपीएससी के प्री में भी देखें आपने। तो गति को सबसे पहले परिभाषित किया था गैलीलियो ने, और गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए इनर्शिया। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण जो कि वाहनों में हेडलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण, जबकि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ए बिल्कुल सही आंसर। चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन बताइए कि किसके कारण नदी में पानी नीचे की ओर बहता है, किसके कारण नदी में पानी नीचे की ओर बहता है। तो आशा करते हैं कि आपने 25 में से अच्छी खासी स्कोरिंग कर ली होगी, और अगर आपने जो कि यहाँ पे 15+ स्कोर किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे कम करना फिर तो अच्छा नहीं रहने वाला। तो अगर आपने 15 से प्लस स्कोर किया तो बहुत अच्छा सा प्रिपरेशन है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आज की इस वीडियो में इतना ही।
इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।